Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 7 evolution. प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इवोल्यूशंस के एविडेंसेस कौन कौन से हैं. सो अलग अलग नंबर ऑफ ब्रांचेस से हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, जैसे कि पैलिएंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी. नेक्स्ट वन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हुए इवोल्यूशंस हमें स्टडी करनी है. सो कंपैरेटिव एनाटॉमी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी शोज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो. सो ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी या तो मॉर्फोलॉजी जो हमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दिखाती रहती है कि एट प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है और बहुत सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बीच में. So such type of similarities can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not. अगर कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी है देन वी कैन से दैट इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन होंगे, और कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी नहीं है देन वी कैन से दैट उनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन नहीं होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर. सो फॉर एग्जाम्पल whale, bats, cheetah, human, even all the mammals, इसके अंदर आप dog भी consider कर सकते हो, which share a similarities in the pattern of bones of the forelimb. तो forelimb फिर चाहे whales, bat, cheetah, human, in short all mammals के forelimb के bones का pattern ले लो तो वो similarities दिखाता है. जैसे कि आपको दिख रहा है ये man, चीता, वेल, बैट, इवन डॉग, इवन कोई भी मैमल्स ले लो तो सभी के अंदर आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेगी. सो ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दो दिस फोरलिम्ब परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस इन दिस एनिमल्स. अब आप देखो तो स्ट्रक्चर्स सभी का लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, पर सभी का फंक्शंस एक दूसरे से कैसा है, अलग अलग है. सो दे हैव अ सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. So all of them have a humerus, radius, ulna, carpal, metacarpals and phalanges in their forelimb. तो forelimb की सभी bones सभी के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये humerus है, radius है, ulna है, carpals है, metacarpals है, phalanges है. तो सभी के अंदर ये structures present है. तो सभी का anatomical structure same है पर सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं. सो हेंस इन दिस एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स. तो सभी का स्ट्रक्चर्स सेम है पर उनको अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शंस उन सब का कैसा है, अलग अलग है. So this is the divergent evolutions and these structures are homologous. डाइवर्जेंस इवोल्यूशन मतलब उनका एंसेस्टर एक है पर उन सभी ने अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो फंक्शंस है वो कैसे हैं, अलग अलग है. सो होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या, विच हैव अ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी. तो उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी सेम होगी बट डिसिमिलर इन देयर फंक्शंस. तो ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन. एंड होमोलोगस ऑर्गन के बीच का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द होमोलोगस ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज अ होमोलॉगी. तो ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा था होमोलॉगी का. ओके, होमोलॉगी इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्टर. तो होमोलॉगी क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर कॉमन होगा. अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन. वर्टिब्रेट के हार्ट या तो ब्रेन की बात करो, इवन प्लांट्स के अंदर बात करो तो प्लांट्स में दिखने वाले थॉर्न्स एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट दी होमोलॉगी. तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, तो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा कि ये बोगनविलिया का थॉर्न है और ये कुकुरबिटा का टेंड्रिल. तो स्ट्रक्चर्स लगभग देखो तो एक ही जगह से अराइज हो रहा है पर दोनों के फंक्शंस अलग अलग है. एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, दूसरा क्लाइंबिंग में सपोर्ट करने का काम करेगा. सो वी नो दैट होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस.
ओके उसके ही जैसा सिमिलर वर्ड है एनालॉगी. सो एनालॉगी रिफर टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली ओपोजिट. ओपोजिट मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आएगा. सो ऐसे ऑर्गन्स which are superficially similar but anatomically dissimilar and doing a same functions are called as a analogous organ. तो डेफिनेशन पूरी चेंज हो गई कि ऐसे ऑर्गन्स जो सुपरफिशियली सिमिलर हो, एनाटॉमिकली डिसिमिलर हो और उनका फंक्शन सेम होगा तो उनको बोला जाता है एनालॉगस ऑर्गन. और एनालॉगस ऑर्गन के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉगी. तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक्स लाइक. कि बर्ड्स या तो बटरफ्लाई की विंग्स देखो तो वो दिखेगी स्ट्रक्चर्स में एक दूसरे से अलग अलग, पर सभी का काम क्या है, फ्लाइंग करना. तो ये बैट की विंग है, बर्ड की विंग है, इंसेक्ट की विंग है. तो सभी की आप अगर एनाटॉमी ले लो तो अलग अलग है, पर सभी का फंक्शंस कैसा होगा, सेम होगा. तो ऐसे ऑर्गन को नाम दिया जाता है एनालोगस ऑर्गन. सो दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, एज आई अर्लियर सेज दैट एनाटॉमिकली वो अलग अलग है बट दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. सभी का काम एक ही है, क्या, फ्लाइंग करना. हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर्स are a result of convergent evolution. So convergent evolution means different structure evolving for the same functions and hence having a similarity. तो structures अलग अलग evolve हुए हैं एक ही functions को perform करने के लिए, hence they have a similarities. Even other examples of analogy is the first, eye of the octopus and of mammals. तो मैमल्स और ऑक्टोपस की आइस का फंक्शन एक ही है देखना, पर स्ट्रक्चर अलग अलग है. और वी कैन से दैट फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन. तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों का फंक्शन एक ही है. तो फ्लिपर्स मतलब इट इज अ वाइड फ्लैट लिम्स विच आर एडेप्ट फॉर द स्विमिंग. तो दोनों का काम एक ही होगा पर दोनों का स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से काफी अलग अलग है. सो ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं एनालॉगी के. So one can see that it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organism but toward the same function. अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि same habitat हो which resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organism. कि भाई एक एरिया के अंदर 5 अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं और सभी को हैबिटेट एक ही जैसा मिल रहा है, तो मे भी पॉसिबल है सबके अंदर एडेप्टेशन शायद सेम टाइप का डेवलप होगा. सो पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन करता है एंड पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. इज अनदर एग्जांपल फॉर द एनालॉजी. अब दोनों का काम है फूड को स्टोर करना, पर स्वीट पोटैटो रूट के मॉडिफिकेशन से बनता है और ओनली पोटैटो स्टेम के मॉडिफिकेशन से जनरेट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टिजियल ऑर्गन. तो वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स ऐसे ऑर्गन्स दोज आर यूजलेस एंड फंक्शनल लेस डीजेनरेट स्ट्रक्चर्स विच वर फंक्शनल इन सम अदर एनिमल्स और इन एंसेस्टर. ऐसे ऑर्गन जो आज के वर्ल्ड में या तो आज के टाइम में शायद उनका कोई यूज नहीं है, उनका कोई फंक्शंस नहीं है, जो डीजेनरेट हो चुके हैं, जो पहले के टाइम में कोई एनिमल्स की बॉडी के अंदर या तो एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट थे, जैसे कि विजडम टीथ, डापन डार्ट जिसे बोला जाता है, अपेंडिक्स, सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आई का इनर लीड, ईयर के मसल्स, विजडम टीथ. तो ये सभी के सभी कौन से ऑर्गन्स कंसिडर किए जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. नेक्स्ट वन है कनेक्टिंग लिंक्स. सो द एनिमल विच एग्जिबिट अ कैरेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप. तो एनिमल का एग्जांपल चलो मैंने ले लिया है बी. So B animal exhibits a character of A and C. So B को बोला जाता है A और C का connecting link. So those animal exhibit a characters of two adjacent taxonomic group are considered as a connecting link. तो उसके 4 examples मैंने दिए हैं. First, Peripatus is the connecting link between the Annelida and Arthropoda. Number 2, Balanoglossus, connecting link between the invertebrate and chordates. Number 3, lungfish, connecting link between the fish and amphibians. And number 4, Archaeopteryx is the connecting link between the reptiles as well as aves. और चारों की डायग्राम्स भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं.
So in the same line of argument, similarities in protein and genes performing a given function among diverse organisms give clues to the common ancestry. अब आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन ले लो या तो जीन्स ले लो, तो वो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फंक्शंस एक ही टाइप का परफॉर्म करते हैं. सो कहीं ना कहीं ये भी डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एंसेस्टर शायद कॉमन होना चाहिए. सो दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज दिख रही है वो शायद हमें क्या इशारा कर रही है, या तो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज हमें क्या इशारा कर रही है कि मे बी पॉसिबल है ये सभी ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है वो कॉमन होगा. इवन मैन हैज अ ब्रीड रिप्रोड्यूस द सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. So man has started to reproduce a selected number of plants or animal for agriculture purpose, for horticulture, gardening, sports के लिए या तो security purposes के लिए. So for that purpose, man has domesticated many wild animals as well as crops. So this intensive breeding program has created breeds that are different from other breeds like dogs, but still are of the same group. भले आप ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू अलग अलग ब्रीड अलग अलग वेराइटीज जनरेट कर सकते हो, बट फिर भी वो है तो एक ही ग्रुप के अंदर. जैसे कि डॉग की कितनी सारी वेराइटीज है, कितने सारे अलग अलग वेरिएशंस वाले डॉग है, पर फिर भी सभी एक ही ग्रुप के अंदर कंसिडर होंगे. सो इट इज आर्ग्यू दैट इफ विद इन 100 of years मैन कुड क्रिएट अ न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि भाई ह्यूमन बॉडी ये 100 सालों के अंदर नई नई ब्रीड्स का जनरेशन कर सकती है, तो नेचर ओवर द मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ये नहीं कर सकता. ऑब्वियसली सेम टू सेम पॉइंट है दोनों. सो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब इंग्लैंड के अंदर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ और वो एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कैसे होता है. सो पूरा एक्सपेरिमेंट दिया है इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ. मोथ मीन्स इट्स वन टाइप ऑफ इंसेक्ट. सो इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850s बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे पहले 1850 में मोथ का कलेक्शन किया गया था, इंसेक्ट का कलेक्शन किया गया था. It was observed that there were more white-winged moth on trees than dark-winged or melanized moth. तो जब 1850 में नंबर ऑफ मोथ को कलेक्ट किया गया था तो ज़्यादातर मोथ कैसे थे? वाइट कलर की विंग वाले मोथ थे ऑन द ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मोथ. या तो स्किन के अंदर डार्क पिगमेंट हो ऐसे मोथ बहुत ही कम थे. कब की मैं बात कर रहा हूँ? 1850 की. बट हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम सेम एरिया, वही एरिया से फिर से कलेक्शन किया गया, बट एक ही चेंजेस था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स 1920 में. सो देयर वर more dark wing moth in the same area, the proportion was reversed. तो अब डार्क कलर की विंग वाले मोथ ज्यादा थे एज कंपेयर टू द व्हाइट कलर्ड विंग. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सो द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर विल स्पॉट अ मोथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. तो प्रीडेटर्स जो है वो मॉथ को आइडेंटिफाई कर रहा था अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, कि भाई जहां पे वो था उसमें से उसके जो विंग का कलर था वो डार्क हो चुका था. अब डार्क कलर का जो मॉथ है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता प्रीडेटर के थ्रू, इसलिए प्रीडेटर्स उसको कंज्यूम करने लगा था. सो ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, मतलब 1920 के बाद, द ट्री ट्रंक became a dark due to industrial smoke and soot. Soot मतलब एक ब्लैक कलर का डस्ट पार्टिकल है विच आर अराइज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. तो ट्री का जो ट्रंक था वो एकदम डार्क कलर का हो चुका था. अब डार्क कलर के अगेंस्ट में ये जो मॉथ है वो इजीली प्रीडेटर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता था.
So under this condition, white wing moth did not survive due to predators. अब ये जो व्हाइट कलर के मॉथ थे वो प्रीडेटर्स कंज्यूम कर लेता था, डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मॉथ सर्वाइव, क्योंकि उन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया, तो वो शायद जब ट्री का कलर पूरा चेंज हो गया तो डिटेक्ट होने पॉसिबल नहीं थे. सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, thick growth of almost white colored lichen which covered the trees in that background, the white winged moth survived, but the dark colored moth were picked out by predator. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, तो ज़्यादातर ग्रोथ किसका हो रहा था, वाइट कलर के लाइकेन विच कवर्ड द ट्रीज इन द बैकग्राउंड एंड वाइट विंग मॉथ सर्वाइव. बट ये सब बातें हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, तो उस टाइम पे डार्क कलर वाले जो भी मॉथ थे वो प्रीडेटर्स कंज्यूम कर लेता था. सो डू यू नो दैट लाइकेन कैन बी यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि आपको पता है लाइकेन जो होता है वो पोल्यूटेड एरिया के अंदर कभी भी ग्रो नहीं होता. सो दे विल नॉट ग्रो इन द एरियाज दैट आर पोल्यूटेड. हैंस मोथ दैट वेर एबल टू कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब जिसने अपना स्किन का कलर चेंज किया था, themselves that are hide in the background and they are survive. अब आप डायग्राम देखो, तो पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो अनपोल्यूटेड एरियाज का है. अब फिगर शोइंग व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ, मेलेनाइज्ड, मेलेनाइज्ड मतलब जिसने अपनी स्किन का कलर कैमोफ्लेज के थ्रू चेंज कर दिया है ऑन अ ट्री ट्रंक. तो पहला है अनपोल्यूटेड एरिया के अंदर. अब आप ये बैकग्राउंड देखो, तो वो बैकग्राउंड एकदम वाइटिश कलर का, क्रीमिश कलर का. पर दूसरा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो पोल्यूटेड एरिया के अंदर वो ट्री का ट्रंक कैसा हो चुका है, एकदम डार्क हो चुका है. तो डार्क हो गया है, तो पहले वाइट कलर का था, ये डार्क कलर का, वाइट कलर और डार्क कलर. तो यहाँ पे मॉथ ने कैमोफ्लेज के थ्रू अपना कलर चेंज किया बाय नेचुरल सिलेक्शन. सो ये है एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन. So this understanding is supported by the fact that in area where industrialization did not occur, in rural areas the count of melanic moth was low. Obviously melanic moth मतलब ये जो black color वाले, डार्क कलर वाले जो मॉथ हैं वो रूरल एरिया के अंदर कम होंगे, क्योंकि वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही. So this show that in a mixed population, those can better adapt, survive and increase in the population size. Obviously white और dark दोनों थे, तो जिसने ज़्यादा बेटर एडेप्टेशन दिया, सर्वाइव किया, वो ही अपने पॉपुलेशन की साइज क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है. सो रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट. लिसन, कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ है, फिर चाहे वो डार्क कलर का मॉथ हो या फिर व्हाइट कलर का मॉथ हो. So similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in the selection of resistance variety in much lesser time scale. अब लिमिट से ज़्यादा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ करते हो तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि उसके ही अगेंस्ट में रेजिस्टेंस वेराइटीज जनरेट कर देते हैं थोड़े से टाइम के अंदर. जैसे कि आपको एग्जांपल पता है डीडीटी का. अब डीडीटी मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए कितने सालों से यूज कर रहे हैं हम लोग, पर आजकल तो ये डीडीटी के ऊपर ही मॉस्किटो बैठे होते हैं. मतलब क्या है, तो मॉस्किटो की जो वैरायटी है वो डीडीटी के अगेंस्ट में अब क्या हो चुकी है, रेजिस्ट हो चुकी है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल. तो पहले के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते थे, या तो ड्रग्स जिसकी वजह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आज वो उनके अगेंस्ट में खुद को सर्वाइव कर पाते. हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स और सेल्स आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर्स एंड नॉट सेंचुरीज. तो खाली महीनों में या तो सालों में ही ये ऑर्गेनिजम्स और सेल्स ने रेजिस्टेंस कैपेसिटी जनरेट कर ली है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. एंथ्रोपोजेनिक मतलब ये तो एग्जांपल्स किसके हैं, आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स के हैं, मैनमेड एग्जांपल्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. मतलब कोई एक डायरेक्शन में ही चलता हो, या तो
डिटर्मिनिज्म ही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जो महीनों में या तो सालों में भी होना पॉसिबल है. सो इट इज अ स्टोकेस्टिक unpredictable process based on the chance event in nature and chance mutation in the organisms. So ये एक unpredictable process है. किसके बेसिस पे है? On the basis of chance event in the nature. नेचर के अंदर अगर कोई इवेंट ऐसी हुई जिसमें चांस मिला, या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बिकॉज ऑफ एनी रीजन बाय चांस म्यूटेशन हुआ और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंजेस होगा. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ evolution by natural selection. So ये थे evidences from morphological as well as anatomical branches. Thank you very much. Jai Hind.